नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। एक दो दिन थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं बना पाया वीडियो। तो पहले तो आप लोगों को सबको राम मंदिर की बहुत शुभकामनाएं। एक दो दिन के अंदर उसका उद्घाटन होने वाला है और ये अपने आप में एक युग परिवर्तन का संकेत है और इसमें सनातन का जो उद्भव हम सोचते आ रहे हैं उसकी शुरुआत का एक संकेत है। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है या एक कोई साधारण या सामान्य मंदिर का उद्घाटन नहीं है। ये एक उस युग का अंत है, उस काले युग का अंत है कि जहाँ सनातन बहुत कमज़ोर और दबा हुआ था। आज वो स्थिति नहीं है। आज भारत और सनातन दुनिया के सर पे चढ़ के बोल रहा है और ये मंदिर जो है ये उस चीज़ का संकेत है। तो इसलिए ये बड़ी चीज़ है और इसको सामान्य मंदिर के रूप में आप लोग न देखें। ये एक मतलब युग का प्रतीक है। अब चलिए शुरू करते हैं अपना जो जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन होता है रेगुलर। तो आपने देखा होगा कि ईरान ने इनके ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा जाता है कि जवाबी कार्रवाई की और ऐसा किया वैसा किया। तो वो एक्चुअली लीपापोती वाली कार्रवाई पाकिस्तान करता है जो उन्होंने बालाकोट के बाद भारत के अंदर भी करने की कोशिश की थी कि 5-6 जहाज भेज दिए, बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर घुस गए चोर टाइप और कुछ मिसाइलें दाग दी। वो भी मतलब खाली बंजर ज़मीन पे, कुछ टूटा फूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद भाग गए और बता दिया पाकिस्तान जाके कि हम लोग भी जवाबी कार्रवाई कराए। अब ये बात अलग है कि भारत की जो मतलब सर्वेलेंस और बाकी सारी सिस्टम्स हैं वो इतने एक्यूरेट हैं कि ये आए थे जवाबी कार्रवाई करने के लिए और उतने में अभिनंदन का जो मिग है वो जगह पे पहुंच गया और उनको दौड़ा लिया। और उसमें वो कैप्टन जो अभिनंदन वर्तमान वाली घटना हुई कि उनका मिग मारा गया, लेकिन उस घटना में पाकिस्तान का एक F-16 भी मारा गया था और उसको वो छुपाते रहे। अब जो ईरान के साथ इन्होंने किया है उसकी भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि इनके 1 या 2 प्लेन मारे गए हैं। हालांकि ईरान उसको कुछ नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं और बता के आ गए कि भाई हमने वहाँ पे हमला किया है। और ईरान को उधर हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई साहब हमने आपके क्षेत्र में हमारे बलूच जो विद्रोही घुसे हुए थे हमने उनको मारा है, आपके लोगों को छुआ नहीं है। हालांकि वहाँ भी कॉमेडी ये है कि ईरान का दिमाग ख़राब है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और 6 या 7 मिसाइलें इन्होंने फायर की हैं तो उसमें से मतलब एक मिसाइल कहीं वो इनके बलोच जहाँ छुपे हुए थे वहाँ पड़ी हैं, बाकी की सारी मिसाइलें किन्हीं किन्हीं गाँवों में सिविलियन एरियाज़ में गिरी हैं जाके। तो ईरान का उस पर नाराज़गी है और कोशिश इनकी पाकिस्तानियों की ये है कि अब इससे आगे बात ना बढ़े और ईरान पलट के कोई कार्रवाई ना करे। तो इनकी उसको लेके हालत ख़राब है। अब ईरान ने जो टारगेटिंग की थी वो क्यों की थी, तो वो एक वीडियो सामने आया है जो जैशुल अदल का एक बेस था, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था और वो नया बना था। उसका एक वीडियो सामने आया है और उसमें पूरा एक गांव बसा हुआ है। अच्छा, वो गांव जो है वो ऐसे सुनसान बियाबान इलाके में है कि वहां तक कोई रेगुलर सड़क नहीं है। वो बिल्कुल सुनसान इलाके में पहाड़ों के बीच में वो बनाया गया है और वहां पे लगातार ट्रेनिंग हो रही थी अ, आतंकियों की। और ये करीब उस गांव में बताया जाता है कि 250 मकान या झोपड़े टाइप के जो बने हुए थे मकान, वो बनाए गए थे और हर एक मकान में करीब 4-4 लोगों के रहने की व्यवस्था अगर मान ली जाए तो 1000 के करीब की कैपेसिटी थी और 200-400 आदमी तो कम से कम वहाँ पे मौजूद थे जब ये हमला हुआ है। और इसीलिए ये हमला भी रात को किया गया है, जैसे भारत ने भी बालाकोट का स्ट्राइक जो है वो अर्ली मॉर्निंग या रात को लेट नाइट जो कह लीजिए
उस समय किया था, क्योंकि उस समय क्या होता है कि ये सारी ट्रेनिंग वेनिंग बंद हो चुकी रहती है और लोग वो बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके अंदर अपना सोने वोने के लिए चले जाते हैं। तो और एरियल स्ट्राइक में टारगेट हमेशा बिल्डिंग्स की जाती हैं। अब लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको किसी मिसाइल से हिट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी एक बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद हैं तो उसको हिट करना आसान होता है। तो इसलिए ईरान ने भी वही किया, रात के समय स्ट्राइक की है और उस पूरे गांव को उड़ाया है। ये तो हो गई एक लोकेशन जहां पे ये गांव था। अब दूसरी लोकेशन क्या थी जिसको हिट किया है, क्योंकि ईरान ने दो लोकेशंस टारगेट की हैं, पंजगूर और तुर्बत में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी जो लोकेशन है वो है एक ऐसा बेस जिसको तैयार किया जा रहा था, जो कि शायद पाकिस्तान आर्मी अमेरिका को बेस देने की तैयारी में थी और उसके लिए वो वहाँ पे कुछ तैयारियां कर रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे एज पर अमेरिकन रिक्वायरमेंट। तो उस टाइप का एक बेस बना रहे थे और ईरान ने उसको हिट किया है। तो ये है कहानी पूरी। अब जयशंकर जी की मुलाकात होती है ईरान में, और जब वो ईरान जाते हैं तो ईरान उनको ये सारे नक्शे दिखाता है कि ये देखिए ये तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद शायद भारत की तरफ से उनको ओके सिग्नल दे दिया जाता है कि ठीक है, अब आप लोग जो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप की हरकतें हैं तो क्या किया जाए। और जैशुल अदल जो है ये ऑलमोस्ट एक बहुत आप कह लीजिए लिमिटेड ऑपरेशंस करने वाला एक छोटा सा लिमिटेड सा संगठन था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ फंडिंग और डायरेक्शंस मिले हैं, और उसके बेसिस पे इन लोगों ने अचानक जैशुल अदल को बड़ा बनाना शुरू किया है। जिहादियों की इनके पास कमी नहीं है, इधर उधर के संगठनों से जिहादियों को इकट्ठा करके जैशुल अदल के नाम पे भेज करके और ट्रेनिंग वेनिंग शुरू कर दी। और इनका प्लान ये था अमेरिका का कि हमास जैसा कुछ बड़ा हमला ईरान के अंदर करवा दिया जाए और पाकिस्तान को उसके लिए यूज़ किया जाए और जैशुल अदल को यूज़ किया जाए। इस कहानी को जब ईरान को समझ में आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे खिलाफ, तो उन्होंने ये स्ट्राइक की है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसका रीजनिंग ये है कि पाकिस्तान का ये सोचना था कि भाई उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हमने भी एक छोटी सी स्ट्राइक पलट के कर दी, हमारी पब्लिक को भी शांत कर दिया हमने, कि लोगों को, जाहिल जो पाकिस्तानी हैं उनको दिखा दिया कि देखो हमने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया ईरान को। जैसे ये भारत के बारे में बताते हैं कि बालाकोट के बदले में हमने भी जवाब दे दिया था, तो वैसा ही कुछ दिखाने के लिए अपनी पब्लिक को इन लोगों ने कर दिया। और इनको ये गलतफहमी है कि ये मामला यहाँ पे रुक गया। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय तक ये मामला रुक गया है, क्योंकि ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक ये पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन किराए पे ले सकता है, पाकिस्तान की सेना किराए पे ले सकता है, पाकिस्तान के आतंकवादी किराए पे ले सकता है और कुछ भी कर सकता है। दूसरा क्या है कि रशिया को भी एक टेंशन ये है कि अमेरिका किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा फुटहोल्ड ना बना पाए। चाइना को भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनका भी जो सीपेक और ग्वादर वगैरह है वो बलूचिस्तान एरिया में ही है। उनको भी ये लगता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को यहाँ पे बेस वगैरह दे देता है तो चीन की स्थिति खराब हो जाती है। तो कोई नहीं चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कदम रखे, भारत भी नहीं चाहता है। और ऐसे में ईरान का बनता है पाकिस्तान को स्क्रू टाइट करना। अच्छा, सीधी सी बात यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका डायरेक्ट हमला करने से कतरा रहा है, तो क्या होगा ऐसे में। अब आप चाहिए दिसंबर, तो दिसंबर में अचानक एक खबर आती है कि व्लादिमीर पुतिन यूएई और सऊदी अरब के दौरे पे आते हैं
और बड़ा तगड़ा स्वागत करते हैं ये लोग पुतिन का, और काफ़ी अच्छी खासी चर्चा होती है। तो वो दौरा क्यों था? उस दौरे में मेरे ख्याल से पुतिन ने अश्योरेंस दिया यूएई और सऊदी अरब को कि ईरान जो भी सपोर्ट हमास और हिजबुल्ला आदि को दे रहा है, हूतियों को दे रहा है, सब कुछ ठीक है, ये सारे ईरान के टूल्स हैं। लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि ईरान या ईरान की जितनी ये प्रॉक्सीज हैं, इनकी तरफ से आप लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ शांत रहना है, तटस्थ रहना है और एक साइड में बैठे रहना है। और अभी तक आप देखें तो अरब कंट्रीज जो हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना उनको हमास से मतलब है, ना उन्हें हिजबुल्ला से मतलब है, ना उन्हें हूतियों से मतलब है। वो किसी के, ना इजराइल के पक्ष में ना विरोध में, किसी के पक्ष विरोध में ईरान के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो चुप बैठे हैं, सऊदी अरब और यूएई। तो वो रशिया ने एक गेम सेट किया है कि ईरान को भी बोल के रखा है कि सऊदी अरब और इन लोगों को टारगेट मत करो। वरना पहले क्या होता था कि ज़रा सा कुछ होता था, अमेरिका से भी तू तू मैं हो गई अगर ईरान की, और ईरान की तरफ से या हूतियों की तरफ से धड़ाधड़ मिसाइलें चलने लगती थी सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अरब कंट्रीज को ये समझाने की कोशिश रशिया कर रहा है कि तुम लोग आपस में मत लड़ना, अमेरिका तुम लोगों को आपस में भिड़वाता रहता है, आप लोग इसको अवॉइड करें। ईरान की गारंटी हम ले रहे हैं कि वो आपके ऊपर टारगेटिंग नहीं करेगा, आप लोग ईरान के अगेंस्ट में कुछ ना बोलोगे ना करोगे। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद ईरान को फ्री कर दिया कि भाई तुमको अरब कंट्रीज से तो कोई टेंशन या खतरा है नहीं। अब आता है दूसरा कहानी कि अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि अरब कंट्रीज के पास एक तो ना फौज है, बस जमीन है, उसके बेसिस वो यूज कर सकता है। लेकिन उसमें भी शायद अरब कंट्रीज कुछ ना नुकुर कर रही हैं कि हमारे बेसिस को यूज मत करो वरना हम टारगेट बन जाएंगे अननेसेसरी। तो ऐसे में अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन बचता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक किराए का देश है, उसके अंदर जाकर के कोई भी पैसा दे करके कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की और बेसेस वगैरह लेने की बात शुरू की, और इनको बोला कि ईरान के खिलाफ एक आधा आतंकवादी संगठन को तैयार किया जाए। और वैसे में ये जैश उल अदल को एक गांव बसा करके ट्रेनिंग वेनिंग दे करके 1000-1500 जिहादी तैयार करने की कार्रवाई ये पाकिस्तान ने शुरू कर रखी थी। जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, वो उम्मीद यही है कि हमास जैसा कुछ हमला जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था, उस टाइप का कुछ कांड करने की ये लोग शायद फिराक में रहे थे। और अब ईरान को एक तरीके से रशिया ने ये अरेंज कर दिया है कि तुमको फ्रीडम है भाई, तुम ये पाकिस्तान को निपटाओ किसी तरीके से। और इसी कड़ी में ईरान ने इन सब घटनाओं के बाद अपनी 3 लाख सेनाओं को बलूचिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए, जो बलूचिस्तान सिस्तान वाला इलाका ईरान के अंदर है, वहाँ पे अपनी 3 लाख फौजों को डिप्लॉय किया है और उनको बोला है कि वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दो। अब आप सोचिए कि ये वॉर एक्सरसाइज जो है, ये हमले के पहले ऐसी ही वॉर एक्सरसाइज रूस भी अपने 1-1.5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पे कर रहा था। और अचानक वो वॉर एक्सरसाइज चलते चलते में ही इन्वेजन शुरू हो गया था यूक्रेन का। और उसी टाइप का कुछ ईरान कर रहा है 3 लाख सैनिकों को लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है, नो डाउट। और जो उनका सिंध वाला एरिया है, जो हम लोगों के राजस्थान और गुजरात से लगता हुआ एरिया है, वहाँ से जो उनकी 12th कोर है या क्या है, उसको उन्होंने उठा करके ईरान बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू किया है। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है कुछ कर पाने की पाकिस्तान को, लेकिन आप समझिए कि पूरी कोशिश रशिया की ये है कि किसी तरीके से कहीं से अमेरिका इस लड़ाई में उलझे, और उसके लिए ये पाकिस्तान पे दबाव बना रहे हैं कि अगर अभी
लड़ाई नहीं शुरू करेंगे, ये दबाव बनाते जाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपना रुख साफ करे। या तो वो खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए आगे आएगा और तब पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, और या पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएगा तो हमला करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका हट जाता है तो तब तक में भी ये जो ईरान दबाव बना रहा है और इसके चक्कर में जो सेनाओं का भारत के बॉर्डर से हटा के और उनको ईरान के बॉर्डर पे मोबिलाइज करना, ले जाना और ये सब करना जो है, ये अपने आप में एक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर एक तगड़ा दबाव डाल रहा है। अभी इनको एक 1.7 या 1.9 बिलियन डॉलर का कुछ आईएमएफ से मिलने का संभावना है उधार, और ये सब अगर चलता रहा तो सिर्फ ये इधर से उधर फौज करना और गोला बारूद इकट्ठा करना और ये सब करना, इसी में ये पैसा खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान को मतलब कमर तोड़ने के लिए सिर्फ ईरान, भारत, ये लोगों ने अगर दबाव ही बना के रखा बॉर्डर्स पे, तो उतने में ही इनकी कमर टूटने वाली स्थिति बन जाएगी। अब देखना यह है कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आता है या नहीं आता है। अमेरिका के अंदर हैं चुनाव, तो ऐसी हालत में अमेरिका किसी एक्टिव वॉर में घुसने से तो बचेगा, तो वो अपनी सेना तो वहाँ पे उतारेगा नहीं। बेसेस वो लेता है कि नहीं पाकिस्तान में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो बेसेस लेता है तो ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि आपने बेस बनाना शुरू किया और हम फिर उस पर स्ट्राइक करेंगे, फिर हम हमला करेंगे। तो अमेरिका को ईरान स्टेबल वहाँ पे रहने नहीं देगा पाकिस्तान के अंदर। उसको बैकिंग मिली हुई है रशिया की, इनडायरेक्ट सपोर्ट उसको इंडिया से भी है। तो ऐसी हालत में देखना होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका का होता क्या है, क्योंकि अब अमेरिका की और भारत की एक बड़ी साफ सुथरी वो है कि भाई अमेरिका, आप हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है, मतलब ये हो गया आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो एरिया है भारत के चारों ओर का, इस इलाके में आप अब मनमानी नहीं करोगे, अपना मुंह उठा करके किसी भी देश में नहीं घुसोगे भारत की बिना इजाज़त के। और इसका एक साधारण सा आपको एग्जांपल दूं तो बांग्लादेश के चुनावों को लेकर के अमेरिका कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे 20-25 सालों से शेख हसीना की गवर्नमेंट है और खालिदा जिया जो है वो अपोजिशन में है। अब इन लोगों का कहना ये था कि शेख हसीना गवर्नमेंट इतने सालों से है और इनकी गवर्नमेंट में रहते हुए कोई फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकते, तो इसलिए ये पहले सत्ता से हटें, एक केयर टेकर सरकार बनाई जाए और तब हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और चुनाव तब फ्री एंड फेयर हो पाएगा। अमेरिका भी इसी गणित में लगा हुआ था कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाए और उसके बाद उठा पटक के किसी तरीके से खालिदा जिया को ले आया जाए। प्रॉब्लम यह है कि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश की जो मुस्लिम लीग है उससे हैंड इन ग्लव रहती है। मतलब एक तरीके से जैसे पाकिस्तान में जिहादियों की सरकार आ जाती हैं, उस तरीके से वहाँ पे भी बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी इस्लामी जिहादियों की आ जाती सरकार, और वो पाकिस्तान के लिए एक आशीर्वाद होता, क्योंकि वहाँ पे फिर आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ खुलने लगती बांग्लादेश के अंदर, और वो भारत के लिए एक सिरदर्द बन जाता कि दोनों तरफ से जिहादी बैठ करके भारत को टारगेट करते। तो भारत ने अमेरिका को बड़े साफ साफ समझा दिया था कि आपका ये इंटरफेरेंस हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने इलेक्शंस डिक्लेयर किए, इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस का खालिदा जिया एंड बाकी के ओपोजिशन ने बायकॉट कर दिया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि शेख हसीना फिर से गवर्नमेंट में आ गई, चुनाव जीत गई, क्योंकि अपोजिशन ने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो और अमेरिका थोड़ा सा विरोध करके चुप हो गया। तो अमेरिका को भी समझ में आने लगा है कि हम भारत की इच्छा के बिना हमको इस एरिया में मतलब इंटरफेरेंस करना नहीं है। अब उस कड़ी में पाकिस्तान एक टेस्ट केस है, क्योंकि पाकिस्तान को इन लोगों ने एक डोरमैट की तरह हमेशा यूज़ किया है अमेरिका ने, और उनकी आदत है वो जब चाहे तब अपना जूते पोंछने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं।
इस बार भी इन लोगों ने पाकिस्तानियों को बुला करके, ये आसिम मुनीर और नदीम अंजुम, ये दोनों चंगू मंगू को बुला करके रखा था अमेरिका, और उनके साथ कुछ गणित और बातचीत करने की कोशिश की अमेरिका ने। भारत की नज़र उस पर भी थी, और उसी के बाद ये जैशुल अदल वाली हरकत हुई। उसके बाद ईरान के ऊपर वो हमला हुआ जिसमें 150-200 लोग मारे गए, जो इनके कासिम सुलेमानी की जो मज़ार थी उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, उसमें 150-200 लोग मारे गए थे, और वो पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ उसमें दिखाई दे रहा था, और जैशुल अदल और ISKP का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये अमेरिका के इशारे पे ईरान को एक हिट दी गई थी, और ऐसी कई हिट्स करने की तैयारी मेरे को लग रहा है कि थी, क्योंकि जिस हिसाब से जैशुल अदल के कैंप की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए हैं, और जितने स्केल पे वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कई तरह की घटनाएं लगातार करने का प्लान ईरान के अंदर इनका था। और उस चीज़ को समझते हुए ईरान ने इनके ऊपर एक स्ट्राइक की है। अब ईरान इनका प्रेशर रिलीज़ नहीं करना चाहता है, इसलिए उन्होंने 3 लाख की एक फ़ौज को एक सैन्य अभ्यास के लिए इन्हीं के बॉर्डर पे भेज रखा है। अब ये सैन्य अभ्यास जब बॉर्डर के नज़दीक होता है तो ये हमेशा एक खतरे की घंटी होता है, क्योंकि सेनाएं पूरे हथियार, साजो सामान, गोला बारूद के साथ मूवमेंट, मैन्यूवर और सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो ऐसे में नॉर्मली एक किसी देश के ऊपर हमला करने का ये एक अच्छा बहाना या एक तैयारी होती है कि पहले अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया जाता है, और सैन्य अभ्यास ही चलते चलते धीरे से उसको मोड़ दिया जाता है रुख, और सारी सेनाएं चल पड़ती हैं हमला करने के लिए। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी अभी जब किया था तो यही किया था। पहले 1-2 महीने सैन्य अभ्यास चलता रहा उनका, और उसके बाद अचानक फरवरी में उन्होंने रुख मोड़ा और ईरान के ये यूक्रेन के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति बनी हुई है, एक दबाव की स्थिति बनी हुई है, और उनके इस समय 3 बॉर्डर्स जो हैं बड़े, मतलब भारत के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, ईरान के साथ भी 800-900 किलोमीटर का बॉर्डर है, और 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर कुछ ऐसा लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। इनके तीनों देशों के साथ संबंध दुश्मनी वाले हो गए हैं, और तीनों देशों की तरफ से हमले का खतरा इनके सर पे मंडरा रहा है, और आर्थिक रूप से ये बर्बाद हैं। गोला बारूद इनके पास 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं है लड़ाई करने का। इनके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता, हैं भी कि नहीं है कुछ नहीं पता, और इनके एयर डिफेंस से लेकर के बाकी सिस्टम्स काम करते नहीं हैं। एयरफोर्स की इनकी हालत ये है कि 75% से ज़्यादा प्लेन इनके ग्राउंडेड हैं, उड़ नहीं सकते हैं। JF-17 जो इनका मेन प्लेन है आज की डेट में, उसकी हालत ये है कि 400-450 किलोमीटर से ज़्यादा की उसकी रेंज नहीं है। अगर उसकी रेंज बढ़ाना है तो उसके नीचे स्ट्रैप ऑन टैंक्स लगाने पड़ते हैं, वो टैंक लगा देते हो तो फिर गोला बारूद कहाँ लगाओगे। तो इनकी स्थिति ख़राब है चाइनीज़ वेपन्स के चक्कर में, और उन वेपन्स का ये हाल है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कुछ भरोसा नहीं है। तो पाकिस्तान एक बुरी हालत में है, और इस समय इनकी हालत बिगाड़ने के लिए एक दबाव की ज़रूरत थी, और वो दबाव डालने का काम कर रहा है ईरान। तो आने वाले समय में देखना होगा कि होता क्या है। ईरान अगर कोई सच में कोई घटना या हमला या अटैक या कुछ भी नहीं करता है, तो भी वो कितने दिन तक वो अपनी एक्सरसाइज चलाता रहता है, जब तक वो 3 लाख फौजें ईरान की पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए इलाके में अपनी एक्सरसाइजेस करती रहेंगी। आप समझ लो कि रात में पाकिस्तान में किसी को, जिम्मेदार जो भी होगा, उसको नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर कई धड़े बटे हुए हैं, उनके अंदर भी बिखराव है, और ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जिनकी पोस्टिंग ईरान बॉर्डर पे हो रही है, वो बहुत कतरा रहे हैं वहाँ जाने से, क्योंकि इनको युद्ध लड़ना नहीं है, इनको फौज में बैठ के पैसा कमाना रहता है। और यहाँ पे अगर सच में लड़ाई हो गई तो जान से जाने का खतरा है, या सरेंडर करेंगे, और सरेंडर करेंगे तो दूसरी तरफ भी इन्हीं जितना ही बर्बर ईरान है। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सरेंडर करने वाले जो लोग हैं उनको मतलब
भारत की तरह सम्मानपूर्वक रखेंगे कैद में, या कि टॉर्चर कर कर के मार डालेंगे। तो एक बड़ी भयानक टाइप की स्थिति पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पैदा होती जा रही है, और ये दबाव जो है ये ही पाकिस्तान की आगे हालत बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। और अमेरिका के लिए भी एक अजीबोगरीब सी स्थिति है कि वो पाकिस्तान के भरोसे था कि वो पाकिस्तान को यूज़ करके ईरान के ऊपर हमले करवाएगा। आज दांव उल्टा पड़ गया है। ईरान पहले से तैयार होकर के बैठ गया है। उसने 3 लाख की फ़ौज वहाँ पे खड़ी कर दी है बॉर्डर पे। अब पाकिस्तान की तरफ से ईरान के अंदर घुसना तो मुश्किल है, उल्टा ईरान पाकिस्तान के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका की जो ये प्लानिंग थी, ये बिगड़ती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि ऐसे में होता क्या है। इज़राइल धमकी दे रहा है कि हम ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो कुछ करेगा, क्योंकि धीरे-धीरे इज़राइल की जो लड़ाई है, गाज़ा की मेन समस्या जो थी उनकी, वो निपट चुकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत इज़राइल से संपर्क करके और ईरान को कह के और हिज़्बुल्लाह वाला फैक्शन जो है उसको शांत करके और इज़राइल के अंदर एक शांति बहाली का कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ये हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका का यहाँ कुछ करने को रह नहीं जाता, और उसके बाद अमेरिका को झक मार के साउथ चाइना सी की तरफ, फिलीपींस या कहीं भी जाकर के चीन के साथ कुछ पंगेबाजी करनी पड़ेगी। तो देखते जाइए आगे होता क्या है। आगे मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका को उस तरफ खींचने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की एक जो लड़ाई है, वो चीन और रशिया शुरू करवा सकते हैं कि तुम लोग अब इधर आओ। और अमेरिका अगर वहाँ जाता है तो साउथ चाइना सी वाला जो इलाका है पूरा, वो चीन और चीन से ज़्यादा रशिया का बैकयार्ड है। और वहाँ पे रशिया की प्रेजेंस का कोई अंदाज़ा, हिसाब नहीं लगा सकता है कि उसकी कितनी सबमरीन्स, कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, कितने वॉरशिप्स और कितनी मिसाइलें और क्या कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो अमेरिका भी ये चीज़ समझता है, जानता है, और ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका को घसीट के यहाँ पे लाया जाए। तो साउथ चाइना सी आने वाले समय में महीने, 15 दिन, 2 महीने आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा गर्म होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान ईरान के बीच की जो कहानी है, उसके पीछे जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ करके ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उल्टा ईरान पलट के पाकिस्तान को प्रेशर में लेके बैठा हुआ है, गर्दन दबोच के बैठ गया है, और अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन ये है कि ये स्थिति भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हालत में पाकिस्तान है, उस हालत में बॉर्डर के ऊपर अगर ईरान से भी दबाव है, और बाकी अगर तालिबान उधर से थोड़ा सा अपने बॉर्डर को गर्म कर देते हैं, भारत थोड़ा सा अपने बॉर्डर को गर्म कर देता है, तो ये 3 तरफ से धीमी आंच में पाकिस्तान बहुत जल्दी ही पक के, गल के, टूट के गिर जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।